सुप्रभात बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने समतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है इसकी जानकारी हासिल की। आइए इसे रिकैप कर लेते हैं। यह एक समतल दर्पण है जिसे हम लोग रोज देखते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। प्रतिबिंब आभासी होते हैं यानी काल्पनिक होते हैं। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के सामने वस्तु की दूरी हमेशा समान होती है। और सबसे महत्वपूर्ण गुण ये पढ़ा था कि प्रतिबिंब लैटरली इन्वर्टेड होते हैं, अर्थात दायां भाग बायां और बायां भाग दायां नजर आता है। इसका एक उदाहरण भी आप लोगों ने पढ़ा था कि एम्बुलेंस में जो शब्द एम्बुलेंस है वह लैटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, ताकि एम्बुलेंस जो कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, वह रास्ते में जब जाते हैं और आगे कोई गाड़ी जा रही है, वह अपने साइड व्यू मिरर से पीछे देख लेती है कि एम्बुलेंस आ रहा है और वह एम्बुलेंस को रास्ता दे देती है ताकि पेशेंट को सही समय पर हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। आइए आज कुछ और दर्पण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसे तो आप रोज देखते होंगे। आप कहेंगे जी हाँ, यह एक चम्मच है। चम्मच जब एकदम नया होता है तो उसमें हम अपने चेहरे को देख पाते हैं, लगता है कि वह दर्पण है। जी हाँ, वह दर्पण का काम करता है, लेकिन इसका जो सतह है वह समतल दर्पण की तरह सपाट नहीं है। इसका एक सतह उभरा हुआ है तो दूसरा सतह दबा हुआ है। आप जब अपने चेहरे को इस नए चम्मच पर देख रहे होते हैं तो जब उभरे हुए भाग में देखते हैं तो आपका जो इमेज या प्रतिबिंब होता है वह बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इस दबे हुए भाग से जब आप देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। चूंकि ये प्रतिबिंब बनाते हैं, अतः यह भी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। जिस तरह समतल दर्पण बनाया जाता है, उसी तरह से गोलीय सतह से यदि दर्पण बना दिया जाए तो उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। अर्थात गोलीय दर्पण, दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, यानी कोई गोला है जो कांच का बना हुआ है और उसे दर्पण में परिवर्तित कर दिया जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण जिसको कनकेव मिरर कहते हैं और दूसरा उत्तल दर्पण जिसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसे आप देख रहे हैं, आप कहेंगे यह तो एक बॉल है। जी हाँ, यह एक बॉल ही है। मान लीजिए कि यह कांच का बना हुआ है और अंदर से खोखला है और इसे दो बराबर भाग में काट दिया जाता है और इसके ऊपरी सतह पर सिल्वर पेंट कर दिया जाता है और फिर सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग रंग चढ़ा दिया जाता है। तो ये जो अंदर का भाग होगा वह दर्पण का काम करेगा। इस अंदर का भाग दर्पण का कार्य करेगा। इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। लेकिन यदि अंदर के भाग में चांदी पेंट कर दिया जाए और फिर उसे बचाने के लिए एक रंग चढ़ा दिया जाए तो यह भाग दर्पण का कार्य करेगा। इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी उत्तल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो। अर्थात दबा हुआ भाग यदि दर्पण का कार्य करेगा तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे और उभरा हुआ भाग दर्पण का कार्य करेगा तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसा कि इस चम्मच का ये जो उभरा हुआ भाग है यह उत्तल दर्पण का कार्य कर रहा है और ये जो दबा हुआ भाग है अवतल दर्पण का कार्य कर रहा है। उत्तल और अवतल दर्पण को चित्र में हम लोग इस प्रकार दिखाएंगे। यह दर्पण है
और यह पीछे वाला भाग है और सामने वाला भाग अवतल भाग है, और इसमें यह पीछे वाला भाग है और उभरा वाला भाग उत्तल दर्पण है। अब चूंकि ये दोनों दर्पण हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब तो बनेंगे ही। तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसे जानने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ बिंदुओं को जानना जरूरी है। आइए पहले उन बिंदुओं को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। ये जो चम्मच है इसका यह भाग अवतल है और यह भाग उत्तल है, जिसे आप जान चुके हैं। अब इस चम्मच में एक बूंद पानी डालिए, वह कहाँ रहेगा? आप कहेंगे एकदम बीच में रहेगा। तो जो दर्पण का सतह है, उस सतह का जो मध्य बिंदु है उसे हम ध्रुव या पोल कहते हैं। अब यह जो दर्पण है, यह दर्पण एक गोले से बना हुआ है और उस गोले का एक केंद्र निश्चित रूप से है। तो गोले का केंद्र इस दर्पण का भी केंद्र होगा, उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चूंकि यह दर्पण एक खोखले गोले से बना है, उसका केंद्र भी हम लोग समझ गए, तो इस खोखले गोले की त्रिज्या भी तो होगी। वही त्रिज्या इस दर्पण की त्रिज्या है, उसे हम वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह एक अवतल दर्पण है और इसका जो मध्य बिंदु है इसे पोल कहते हैं, इसको P से इंडिकेट करते हैं, और उसके केंद्र को C से इंडिकेट करते हैं, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और यह त्रिज्या हो गई, केंद्र से पोल तक मिलाने वाली जो रेखाखंड है वह त्रिज्या हो गई, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली जो रेखा है इसे प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी दर्पण का मध्य बिंदु जो है सतह पर वह पोल है। जिस गोले से यह दर्पण बना है उसका केंद्र जो है यह दर्पण का वक्रता केंद्र है, और केंद्र और पोल के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और पोल और केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है उसे मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आइए गोलीय दर्पण की सबसे मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं अवतल दर्पण पर। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस अंग्रेजी में कहते हैं। यह अवतल दर्पण है और यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जो आपतित होती हैं दर्पण पर पड़ती हैं और तत्पश्चात परावर्तित होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हैं। जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को परावर्तित किरणें काटती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, अंग्रेजी में कहते हैं फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से इंडिकेट किया जाता है। यह जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अंग्रेजी में कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कारण क्या है कि यह दर्पण प्रकाश की सारी आपतित किरणों को मुख्य अक्ष की ओर झुका देती हैं, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अब आइए उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की चर्चा करते हैं। यह उत्तल दर्पण है, यह इसका ध्रुव है और यह वक्रता केंद्र है। प्रधान अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं दर्पण पे वह परावर्तित तो होंगी, लेकिन परावर्तन किस प्रकार होता है? इसमें प्रकाश की आपतित किरणें फैल जाती हैं।
अभिसारित हो जाती हैं। इसीलिए इस दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अभिसारित हो गईं, फैल गईं, तब यह किरण लगती है कि प्रधान अक्ष के इस बिंदु से आ रही है। यह परावर्तित किरण भी उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह परावर्तित किरण भी उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यानी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। उसी बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और जिस तरह अवतल दर्पण में हम लोगों ने देखा, मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और यह फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम लोगों ने यह देखा कि यहां जो मुख्य फोकस है वह काल्पनिक है। लगता है कि इस बिंदु से प्रकाश की परावर्तित किरणें आ रही हैं, वास्तव में ये यहां से आ नहीं रही हैं। तो यह फोकस काल्पनिक है, आभासी है। लेकिन अवतल दर्पण में मुख्य फोकस जो है एक बिंदु पर मिलती हैं। यानी अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वह वास्तविक है और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस काल्पनिक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज अवतल और उत्तल दर्पण की प्रकृति को समझा। अगली कक्षा में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनेंगे, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।